फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल प्लास्टिक यूज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 12 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स नोटिफाई किए गए। ये रूल्स बताते हैं कि प्लास्टिक की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तभी सरकार ये नए रूल्स लेके आई है प्लास्टिक यूज़ को कम करने के लिए। इन नए रूल्स के अनुसार अगले साल 1 जुलाई से पहले कुछ ऐसे गुड्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो देखो प्लास्टिक से बनी हैं, पॉलीस्टीरीन से बनी हैं या फिर एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन से बनी हैं, ऐसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग सेल पर पूरी तरह से बैन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ईयरबड्स, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, रैपिंग्स और पैकिंग फिल्म्स, इन सब पर तो देखो पूरी तरह से बैन होगा। यानी अगले साल 1 जुलाई के बाद इन सब का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकेगी। जबकि कुछ दूसरे प्लास्टिक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसकी यूटिलिटी सिर्फ कुछ ही समय के लिए होती है, मार्केट से आपने कुछ सामान लिया, उस सामान को घर लाने के लिए आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, ऐसे जो कैरी बैग्स होते हैं, इसी साल 30 सितंबर 2021 से पहले इन कैरी बैग्स की जो थिकनेस है वो एटलीस्ट 75 माइक्रोन्स की होनी चाहिए। और 31 दिसंबर अगले साल से पहले इन कैरी बैग्स की जो थिकनेस है वो 120 माइक्रोन्स कम से कम होनी चाहिए। अभी कितनी होती है इन कैरी बैग्स की थिकनेस? सरकार ने कंडीशन ये लगा रखी है, इन कैरी बैग की जो थिकनेस है वो 50 माइक्रोन्स होनी चाहिए। अब आपके मन में आया होगा थिकनेस इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा होगा? एक तो देखो, थिकनेस इंक्रीज करने से ये जो कैरी बैग्स हैं वो महंगे हो जाते हैं, इस वजह से फ्री में दुकानदार इनको नहीं देगा। दूसरा, उनको डिस्पोज करना आसान होगा रिलेटिवली। ये जो डिसीजन लिए है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स की लीडरशिप में 2 साल पहले एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया था। उस एक्सपर्ट ग्रुप ने ये रिकमेंडेशंस दी, उसके बाद ये नए रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किए गए हैं। वैसे देखो, 2018 में इंडिया की काफ़ी तारीफ हुई थी वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज़ की तरफ से, क्योंकि 2018 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर इंडिया ने बोला था 2022 तक हम सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ को एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा इंडिया ने बोला था। बट देखो, अपने इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए इंडिया में पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं देखने को मिल रही हैं। मतलब बातें तो हैं, इंटेंट तो है सरकार की तरफ से कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे 2022 से पहले, लेकिन उस इंटेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं देखने को मिल रही हैं। 22 स्टेट्स ने पास्ट में अनाउंस किया है सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन, लेकिन देखो कोई खास इंपैक्ट देखने को मिला नहीं। प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है चोरी छुपे होता रहा, प्लास्टिक्स वेटलैंड्स को, वाटरवेज को ब्लॉक करता रहा, और वही प्लास्टिक्स टीयर एंड वियर होने के बाद माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में पहुंच जाता है ओशियंस में, और फिर हमारी फूड चेन में भी एंटर कर जाता है। 2019-20 में देखो, इंडिया में 34 लाख टन प्लास्टिक जनरेट हुआ, और इसमें से सिर्फ 60% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो सका। वर्ल्ड के वेरियस कंट्रीज, दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी देखो प्लास्टिक की प्रॉब्लम को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इसलिए G7 कंट्रीज़ का हाल ही में जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें ज़्यादातर देशों ने अपनी डिजायर जाहिर की कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी आनी चाहिए प्लास्टिक यूज से संबंधित। UN प्लास्टिक ट्रीटी इसका कोई नाम हो सकता है, ऐसी कोई ट्रीटी आनी चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक यूज को ख़त्म किया जा सके। ये मानव सभ्यता के हित में है, इन्वायरमेंट इससे सुरक्षित होगा। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी हैफ्टी प्राइस देती हैं कुछ कंपनीज को जिनका काम होता है घर घर से ये वेस्ट लेके आना। बट देखो, कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से होता है कि वो कंपनीज वेस्ट को ट्रांसपोर्ट तो करती हैं, लेकिन उनको ये नहीं बोला जाता कि कम से कम आप वेस्ट को अलग तो भी करो ना। ड्राई वेस्ट अलग करो, वेट वेस्ट अलग करो, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, और लोगों को भी बोला जाए कि आपका वेस्ट हम तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर आप अलग अलग हमें जब सेग्रीगेट करके वेस्ट दोगे, तो वेस्ट को रिसाइकिल करना आसान हो जाता है। बहुत सारा वेस्ट तो देखो इसलिए रिसाइकिल नहीं हो पाता क्योंकि वो सेग्रीगेट नहीं होता, मिक्स्ड फॉर्म में होता है, इसलिए उसे आग लगा दी जाती है तो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती।
तो ये जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं ये बिल्कुल सही समय पे नोटिफाई किए हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। माइक्रो प्लास्टिक जो है ऑलरेडी हमारी फूड चेन में मिलती है। तो अब ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बल्कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स का भी ये कर्तव्य बनता है कि प्लास्टिक की समस्या को खत्म करने के लिए अर्जेंट एक्शंस लिए जाएं। रूल्स सिर्फ नोटिफाई करने से काम नहीं चलेगा। रूल्स पास्ट में भी अच्छे आए हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन काफ़ी खराब होती है। लेकिन इस बार इंप्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूथ पॉपुलेशन से संबंधित है। हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कई सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ के अनुसार 2022-23 में हमारे देश में मीडियन एज होगी 28 ईयर्स, जबकि चाइना में मीडियन एज होगी 37 और वेस्टर्न यूरोप में मीडियन एज होगी 45। ये देखो इंडिया के पास ग्रो करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है। इसका मतलब ये है इंडिया में जो काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू वो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा लोग देश में काम कर रहे हैं, इसका मतलब देखो लेबर फोर्स का साइज बड़ा होगा, देश में ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव होंगे। ज़्यादा लोगों का काम करना मतलब ज़्यादा सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस होना, इससे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज होगी। और ज़्यादा लोग होंगे इसका मतलब इंडिया के अंदर ही मार्केट का जो साइज है वो बड़ा होगा ना। हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए देश के अंदर ही मार्केट का साइज इतना बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे मतलब उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो घर से बाहर निकलेंगे मार्केट में सामान खरीदने के लिए, तो सामान ज़्यादा बिकेगा। ज़्यादा बिकेगा तो मतलब उस माल की पूर्ति करने के लिए कंपनीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी और इस प्रकार से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR ने यह प्रेडिक्ट किया है पैंडेमिक के बावजूद 2030 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और जर्मनी का एक मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बैंक है डॉयचे बैंक, इन्होंने ये फोरकास्टिंग की है कि 2030 आते आते इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। अभी देखो 2021 में है हम और हमारी इकोनॉमी का साइज है $2 ट्रिलियन। 8 सालों के अंदर अंदर 8-9 सालों के अंदर अंदर देश की इकोनॉमी का साइज हो जाएगा $7 ट्रिलियन, ऐसा इस जर्मनी के डॉयचे बैंक का कहना है। बट देखो हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं। जैसे एक तो कोविड-19 की महामारी आई, आपको पता है कोविड-19 की महामारी की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई, इनकम लेवल कम हो गए। हालांकि सरकार ने काफ़ी प्रयास किए राहत पहुंचाने के, लेकिन देश में इनफॉर्मल सेक्टर का साइज काफ़ी बड़ा है जिस वजह से राहत सभी वर्किंग क्लास के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसके बाद हम एक छोटा सा IPCC की रिपोर्ट से संबंधित आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे और प्लास्टिक वाला आर्टिकल जो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया उससे भी क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश ज़्यादा आ जाती है थोड़े से समय में, तो बारिश ज़्यादा आ जाती है, कम से कम वेटलैंड्स और नदियाँ नाले ये सब तो पानी के लिए बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, प्लास्टिक की वजह से वेटलैंड्स नदियों में नाली में बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो जाता है तो पानी जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बाढ़ आ जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा देखो प्लास्टिक्स की वजह से फिशरी सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज्म पर, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, इन सब पर एक्स्ट्रा $40 बिलियन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्लास्टिक्स की वजह से। ये UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं, एक तरफ देखो हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में है, दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की समस्या है और कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है। अगर इन तीनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज किया जाए तो इंडिया एक बेहतर ग्रोथ का जो पाथ है वो फॉर्मुलेट कर सकता है। क्वेश्चन उठता है कैसे? देखो हमारे देश में जो युवा लोग हैं ना वो ज़्यादा क्लाइमेट कॉन्शियस हैं। ये एक्सप्लेन किया जा सकता है UN की एक रिपोर्ट से। UN की एक रिपोर्ट थी, UN रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। इस रिपोर्ट में कहा गया ऑलमोस्ट 5 लाख जो युवा लोग हैं वर्ल्ड में उन्होंने एक्शन लिया है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट
थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, जैसे घर में इनिशिएटिव, स्कूल में इनिशिएटिव या फिर कम्युनिटी में इनिशिएटिव। तो वेरियस प्लेसेस पर ऑलमोस्ट 5 लाख युवा लोगों ने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इनिशिएटिव लिया है। आज के जो युवा लोग हैं वो ग्रीन ग्रोथ चाहते हैं, मतलब उनका ये मानना है जो ग्रोथ है वो ग्रीन होनी चाहिए, तभी ये सस्टेनेबल होगी, अदरवाइज ऐसी ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम। एक और सर्वे है फ्यूचर ऑफ वर्क सर्वे, जिसको कंडक्ट किया गया था प्रिंस ट्रस्ट एंड HSBC के द्वारा। इसमें क्लेम किया गया कि भारत के 85% जो युवा लोग हैं वो ग्रीन जॉब में इंटरेस्टेड हैं। उनको लगता है कि इन्वायरमेंट के घावों को भरना ये एकमात्र तरीका है सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करने का। इसी का नतीजा है इंडिया की जो रैंक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में, वो अच्छी है। यूके के साथ इंडिया, ये सिर्फ 2 देश हैं G20 के जो इस इंडेक्स में टॉप 10 में आते हैं। इंडिया देखो काफ़ी सारी चीज़ों में फर्स्ट है, जैसे चेस इंडिया में ही इन्वेंट हुई थी। इंडिया उन देशों में फर्स्ट है जहां पर वुमेन लीडर्स सबसे पहले इमर्ज होके आई। इसलिए क्लाइमेट चेंज के मामले में भी इंडिया लीड ले सकता है और इसमें यूथ जो हैं देश के वो अहम रोल प्ले करेंगे। बट देखो दिक्कत ये है, देश के यूथ में भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड, काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। बेशक अर्बन और रूरल एरियाज में कुछ ही किलोमीटर का फासला हो, लेकिन डिवाइड काफ़ी है। लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये जो डिवाइड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस गैप को कम करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में काम करना होगा। युवा लोगों को एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। देखो हमारे देश में बढ़ती हुई जो युवा पॉपुलेशन है ये देश को एक बहुत बड़ा मौका देती है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सुनिश्चित करने के लिए और पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन लाने के लिए। इस वजह से हमारे देश में आगे जो पॉलिसीज आए ना वो ऐसी हों जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्हेंस करें, हमारे देश में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इन्हेंस करें और इसका जो लाभ है वो देश के कोने कोने तक पहुंच के, ताकि देश का कोने कोने में जो युवा मौजूद हैं वो आगे बढ़ सकें, वो देश के निर्माण में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, यूएसए और पाकिस्तान के बीच कैसी इक्वेशंस इमर्ज हो रही हैं अफगानिस्तान में सत्ता चेंज के बीच। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बाइडन को यूएसए के राष्ट्रपति बने ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बाइडन ने अभी तक एक बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की है और इस चीज़ की पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही है क्योंकि वो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसी ऐसी बातें भी बोली हैं कि यूएसए को पाकिस्तान की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कुछ अफगानिस्तान में मैस क्लियर करना हो, अदरवाइज उनका टिल्ट इंडिया की तरफ ज़्यादा है। तो मतलब फ्रस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान में खास तौर पर देखी जा रही है कि अभी तक बाइडन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पे बात क्यों नहीं की। जबकि देखो दूसरी तरफ यूएसए का फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम अफगानिस्तान में युद्ध हारे पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान एक तरफ ये दावा करता है कि हम तालिबान को टेबल पर लेके आए और हमारी बदौलत ही तो पिछले साल फरवरी में तालिबान के साथ में दोहा पीस एग्रीमेंट साइन हो सका, लेकिन यूएसए का ये कहना है पीस एग्रीमेंट साइन होने का फायदा ही क्या हुआ। इस प्रकार से मिलिट्रीली टूल्स की सहायता से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। कभी भी तालिबान जो था वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन को लेकर सीरियस नहीं था, इसीलिए तो तालिबान को काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए गए लेकिन तालिबान ने उन प्रपोजल्स को नहीं माना और बाद में तो ये साफ भी हो गया कि वो तालिबान की जो बातचीत थी वो सिर्फ एक कवर था फोर्स की सहायता से अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के लिए। इवन देखो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तो ये भी धमकी दे दी अगर यूएसए पाकिस्तान के साथ बात नहीं करता है तो पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। दूसरे ऑप्शंस क्या हैं उन्होंने ये क्लैरिफाई तो नहीं किया, लेकिन देखो जाहिर तौर पर दूसरे ऑप्शंस तो चाइना, रशिया, ईरान, टर्की ये सब हैं। बट देखो पाकिस्तान को भी पता है इन देशों के साथ में, चाइना को अगर छोड़ दें तो बाकी देशों के साथ में जो रिलेशनशिप्स है ना वो स्टेबल नहीं हो सकती। जैसे टर्की की बात कीजिए,
टर्की को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। टर्की का एम ये है मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप हासिल की जाए, लेकिन टर्की अभी यूएसए के साथ रिश्ते सुधारने का ज़्यादा इच्छुक है। मतलब बाइडन अभी यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से लेकर टर्की ऐसे कई काम कर रहा है जिससे यूएसए खुश हो जाए और यूएसए और टर्की के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसे हो जाए। अगर देखो ऐसा हो जाता है तो फिर टर्की ज़्यादा भाव देगा नहीं पाकिस्तान को, ये बात पाकिस्तान भी जानता है। ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ समय में ठीक हुए हैं, पिछले कुछ समय में, लेकिन ईरान के जो नए चुने गए प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसे सिग्नल दिए हैं कि हाँ, इंडिया जो है वो एक स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो पाकिस्तान इससे खुश नहीं होगा। पाकिस्तान तो ये चाहता है अफगानिस्तान में इंडिया का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। देखो एक बात आपको बताऊं, वैसे अफगानिस्तान में इंडिया का कोई रोल ना हो, अफगानिस्तान में इंडिया की कोई प्रेजेंस ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान ने पूरा अफगानिस्तान तबाह कर दिया। और इसकी जो आंच है वो पाकिस्तान तक भी आएगी। कैसे? देखो ऐसे, पाकिस्तान को हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है कि अगर अफगानिस्तान में इंडिया की फ्रेंडली गवर्नमेंट है तो फिर इंडिया ना अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए। ये जो बात है ना पाकिस्तान को खाई जाती है हमेशा से। इसलिए पाकिस्तान को ये लगता है कि अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमारे इशारों पर चले और जो इंडिया का साथ ना दे, जिसका इंडिया के साथ कोई रिलेशनशिप ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए पाकिस्तान ने तालिबान खड़ा किया। इसके पीछे देखो वैसे एक लंबी कहानी है। जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में था ना, तो उस समय यूएसए के साथ मिलके यूएसएसआर के अगेंस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा। लेकिन देखो जब यूएसएसआर चला गया 1989 के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद ना काफ़ी सारे मुजाहिदीन थे। ये जो अहमद मसूद हैं और मोहम्मद अटानूर, दोस्तम, ये काफ़ी सारे मुजाहिदीन थे जो पाकिस्तान की बात नहीं मानते थे, बल्कि ये तो इंडिया के साथ फ्रेंडली हो गए थे। अहमद मसूद टाइप जो नॉर्दर्न अलायंस में थे बाद में। तो पाकिस्तान को लगता था अरे हमने तो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, ये हमारी बात मानते ही नहीं। तो पाकिस्तान ने इनमें से भी कुछ मुजाहिदीन को छांट लिया, मतलब अलग कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। भाई ये जो मुजाहिदीन है ना, इनका जो इस्लाम का वर्जन है ना, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये सरिया लागू करना चाहते हैं, ये हमारे इशारों पर काम करेंगे। यही लोग मुजाहिदीन से जिनका इस्लाम का वर्जन खराब है, जो सरिया लागू करना चाहते हैं, सरिया के अनुसार महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती, तो ऐसे मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान के करीब जो मदरसा है पाकिस्तान के अंदर, उस मदरसा में ऐसे ऐसे लोग तैयार होते हैं, उनको ऐसी ऐसी शिक्षा दी जाती है कि सरिया लागू होना जरूरी है, जिनको जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है वो जोम्बी कहते हैं। भाई ये तो सिर्फ जोम्बी है, इनका माइंड वॉश कर दिया गया है, इनको एक पाठ पढ़ा दिया गया है कि इस्लाम का ये वर्जन जो है वो सही है। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट किया और ऐसे ऐसे लोग तालिबान की मूवमेंट में शामिल हुए और ऐसे ऐसे लोगों ने अभी अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अपनी इस इंटेंशन के चलते कि अफगानिस्तान में जो सत्ता आए उसका इंडिया के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया। लेकिन उसका अफगानिस्तान के लोगों पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो आप देख सकते हो, पास्ट में भी आपने देखा होगा। अब लास्ट में देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये स्टोरी का एंड है? फ्यूचर में यूएसए और पाकिस्तान के बीच क्या कोई रिलेशनशिप नहीं होगी? देखो ये एंड नहीं है। अब एक दुखद बात बोलता हूं, आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। या तो ऐसा हो सकता है कि तालिबान जो है थोड़ा सुधर जाए, अब क्योंकि तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई है, वो पाकिस्तान के इशारों पर चलना बंद कर दे और वास्तव में तालिबान ने जो एश्योरेंसेस दिए हैं यूएसए को, चाइना को, रशिया को कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी देश के अगेंस्ट, हो सकता है तालिबान इन चीज़ों को मान ले। या फिर देखो ये भी हो सकता है कि तालिबान क्योंकि वो अपनी इस जीत को जिहादियों की जीत के रूप में देख रहा है, तो वो फिर से अल कायदा जैसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करना प्रोवाइड कर दे बदला लेने के लिए। वर्ल्ड में दूसरी जगह जो जिहादी लोग हैं जैसे सीरिया में, लेबनान में,
हमास टाइप के, हिजबुल्लाह टाइप के, इन लोगों को भी समर्थन देना स्टार्ट कर दे तालिबान, ये भी हो सकता है। अगर देखो ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड भी पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। जैसे यूके के एक फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, जिस प्रकार से वेस्ट ये चूज कर रहा है अफगानिस्तान में हम हार जाएं, आगे जाके ये जो अफगानिस्तान है ये जिहादियों की सेंचुरी बन सकता है और हो सकता है कि वेस्ट को वापस अफगानिस्तान में आना पड़े इन जिहादियों को खत्म करने के लिए, इसलिए हमें इस प्रकार से छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी पाकिस्तान अपना एक और कार्ड प्ले करेगा, देखना। पाकिस्तान अपना कार्ड ये प्ले करेगा यूएसए के आगे कि हमारी चलती है तालिबान के ऊपर, इसलिए तालिबान को कंट्रोल करने के लिए आप हमसे डील कीजिए। ये बात पाकिस्तान यूएसए को बोलने वाला है। अब देखना ये होगा यूएसए पाकिस्तान के इस कार्ड को लेता है या फिर नहीं लेता है। देखो, पहले तो पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया, पाकिस्तान सबको धोखा देता है। उसका एक रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अलग, उनके अलग सुर हैं, पॉलिटिशियंस के अलग सुर हैं, इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया को भी धोखा दिया हमेशा। देख लीजिए 1999 में जहां एक तरफ वाजपेयी गए थे लाहौर की यात्रा पर, लेकिन कारगिल हो गया, उसके कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेप लिया लाहौर जाने का, वो देखो सच में काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंट स्टेप था। बिना बुलाए, मतलब बुलाया तो था, बिना ज्यादा फॉर्मेलिटी के वो अफगानिस्तान से आ रहे थे, लाहौर में रुक गए थे। तो ये एक इंडिया की कोशिश थी पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की। उसके बाद क्या हुआ, पठानकोट हो गया, उसके बाद उरी हो गया। तो मतलब पाकिस्तान ना हमेशा बोलता कुछ है, करता कुछ है। और उसका एक रीजन ये है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करती रहती है ताकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, आईएसआई की, इनकी जो रेलेवेंस है वो पाकिस्तान में बरकरार रहे। इनकी अगर देखो रेलेवेंस रहेगी तो ही तो पाकिस्तान के लोग हैं वो इनकी इज्जत करेंगे, इनको इकोनॉमिकली फायदा होगा, पाकिस्तान में पावर इनके हाथ में रहेगी। तो इसी वजह से ये सब कुछ करते हैं, सारा खेल। इसका मतलब देखो ये नहीं है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो दूध के धुले हैं। अभी जो इमरान खान है वो तो देखो, जिनके बारे में कहा जाता है वो तो सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड भी नहीं है। मतलब उनको तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया है कि ये प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर मिलिट्री के ही इशारे पर काम करते हैं। लास्ट में देखो एक पॉइंट और है, बेसिस से संबंधित। अमेरिका ने मांग की थी कि पाकिस्तान हमें अपने एरिया में मिलिट्री बेस बनाने दे ताकि अगर कल को अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाना हो तो हम चला सकें। पाकिस्तान ने साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान ने मना कर दिया, उसके बाद भी यूएसए नेगोशिएट वैसे कर रहा है पाकिस्तान के साथ। लेकिन देखो मुश्किल ये है कि पाकिस्तान मानेगा, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटीज से संबंधित लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है। ड्रोन से जब देखो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ना, तो निर्दोष लोग काफी मारे जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में नैरेटिव ये है कि ड्रोन के लिए बेस बिल्कुल भी ना बनाने दिया जाए यूएसए को। तो संभावना तो यही है कि पाकिस्तान राजी नहीं होगा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। बाइडन जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।